साथियों नमस्कार। यस ITI टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की है, जिसके अंतर्गत 28 अगस्त 2024 के CBT पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो ऐसे छात्र जिनका अभी तक CBT पेपर नहीं हुआ है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि बार बार आपके CBT पेपर में पूछे जा रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पे है। अल्टरनेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो इंसुलेशन मापने के लिए साथियों मेगर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 नंबर। अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न मैंने करा रखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत होती है? तो गति संवेदन इकाई कार्यरत होती है। स्पीड सेंसिंग, ऑप्शन नंबर सी सही है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि ड्राइव से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 नंबर। 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर को पूर्ण लोड पर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होगा? तो कितने एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे? 25 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह का कंटेंट वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपके लिए प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही प्राइवेट जॉब, प्लेसमेंट या अप्रेंटिस या कोई गवर्नमेंट जॉब की सूचना इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। DC मोटर में आर्मेचर के घूर्णन की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले एक जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मोटर जो होता है, यानी जो DC मोटर होता है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार कौन सा नियम है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट एंड राइट आपको दिख रहा है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के तीनों अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और कनिष्ठा को इस तरह फैलाएं कि तीनों एक दूसरे से 90 अंश के कोण पे हो। तो मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तर्जनी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को प्रदर्शित करेगी, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो जो अंगूठा होगा वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो मध्यमा आप देख पा रहे हैं धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे जो तर्जनी है वो फ्लक्स की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है और अंगूठा जो है वो बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। AC प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा होता है? तो इसका कोड होगा AC2। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्यों होती है? विकृति को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पैनल बोर्ड में कौन सी डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पैनल में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं, यानी MCB का यूज करते हैं। ठीक है, तो MCB 100 एम्पियर से नीचे तक यूज करते हैं, जो कि पैनल बोर्ड में लगा होता है, जो कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से बचाता है। लेकिन जो रिले होता है, जो मोटर का सुरक्षा करता है, वो ओवरलोड से बचाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 6 पोल स्टेटर मोटर का विद्युतीय डिग्री
क्या होगा? तो विद्युतीय डिग्री बराबर होता है थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर P/2 इंटू 360। यदि आप यहाँ पे 6 पोल रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 गुणे 360। तो अगर गुणा करते हैं तो 3 0 0 हो जाएगा, 3 6 का 18 हो जाएगा, 3 3 के 9 1 10 हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले पे आपको लगाना है, तो आपका थीटा इलेक्ट्रिकल विद्युतीय डिग्री निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो इसका सही है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न मैंने करा रखा है पहले ही। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मशीन में गर्म हवा डालते हैं जिससे कि जो इंसुलेशन में नमी होता है यानी बाइंडिंग में जो नमी होता है वो दूर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में दिखाए अनुसार वोल्टेज रेगुलेशन के सर्किट का नाम क्या है? तो जैसा कि आप वोल्टेज रेगुलेशन का सर्किट देख पा रहे हैं, तो ये जो सर्किट है ये वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज रेगुलेशन का है, यानी परिवर्तनशील आउटपुट वोल्टेज नियामक का है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकेतित ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या होता है? पिकअप वोल्टेज का मेन मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में जब रिले न्यूनतम वोल्टेज लेती है पिकअप करने के लिए, उसी को पिकअप वोल्टेज कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि पावर सिस्टम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लॉट लाइनर में मुड़े हुए किनारों का नाम क्या होता है? तो उसे बोलते हैं कफिंग। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, CRO में टाइम बेस कंट्रोल स्विच का नाब का उपयोग क्या है? तो नाब का उपयोग होता है स्वीप स्पीड का चयन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि लोड बढ़ जाता है तो अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज को कम करने का क्या कारण है? तो ये क्वेश्चन हमने करा रखा है। इसका मेन कारण होता है आर्मेचर प्रतिरोध। जब लोड बढ़ता है तो आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसके कारण टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, AC ड्राइव में AC मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? तो कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। ऑप्शन नंबर सी सही है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर समानांतर में जुड़ा हुआ है? तो इसे शंट जनरेटर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आर्मेचर है और आर्मेचर के समानांतर में जब फील्ड जुड़ता है तो इस तरह का जो सर्किट आपको प्राप्त होता है वो शंट जनरेटर का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है? जब शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा होता है तो उसे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो कुछ इस तरह से जुड़ा होता है, ये है आपका सीरीज फील्ड और ये है आपका आर्मेचर, और जो शंट बाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा होता है। तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है वो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का होता है। जबकि जब आर्मेचर के साथ लगे सीरीज के एक्रॉस में जब शंट जुड़ा होता है, यानी जब शंट बाइंडिंग जुड़ी होती है, यानी यूँ कहें कि जब टर्मिनल वोल्टेज के एक्रॉस में जब शंट बाइंडिंग जुड़ी होती है तो वो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? तो स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग होता है टेलीविज़न में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, AC और DC मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली खपत करती है? तो जो ड्राइव है इस समय जो वर्तमान में चल रहा है वो कम बिजली खपत करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ड्राइव नियंत्रण यानी ड्राइव कंट्रोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, DC शंट मोटर द्वारा लिए गए आर्मेचर धारा की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है IA बराबर V माइनस EB बटा में RA होता है। ऑप्शन नंबर
बी सही है। ये भी प्रश्न हमने करा रखा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तो स्टार्टर का प्रतीक क्या है। तो देखिए साथियों, जो ये है ये तो स्टार्टर का प्रतीक कुछ इस तरह का होता है, लेकिन अब इसमें चित्र अगर आपको इस तरह का दिखे तो ये होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रतीक। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है यक्स के रूप में चिन्हित भाग में कौन सा वोल्टेज ड्रॉप दर्शाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन हमने करा रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये होता है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब आपका मोटर जनरेटर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में आर्मेचर रिएक्शन होता है, जिसके कारण वोल्टेज का ड्रॉप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई नॉट मिलता है। ठीक, और यहाँ पे आपका टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा इस पॉइंट पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो सभी को पता है और आपने प्रैक्टिकल भी करा होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार के डीसी आर्मेचर बाइंडिंग में फ्रंट पिच बैक पिच से अधिक होता है, यानी वाई एफ का मान वाई बी से ज़्यादा होता है। तो वाई एफ को कहते हैं फ्रंट पिच और वाई बी को कहते हैं बैक पिच। जब वाई एफ का मान ज़्यादा होता है तो उसे रेट्रोग्रेसिव कहते हैं, जब वाई बी का मान ज़्यादा होता है तो उसे प्रोग्रेसिव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो उससे कहते हैं फीडबैक सर्किट। ऑप्शन नंबर ए सही है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त क्यों है। क्योंकि जो हिस्टेरिसिस मोटर होता है उसमें शोर नहीं होता है, यानी शोर रहित प्रचालन होता है, यानी शांत प्रचालन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिंक्रोनस मोटर के भी कर्व द्वारा किसको दर्शाया जाता है। तो सिंक्रोनस मोटर के भी कर्व में आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो भी कर्व कैसा होता है, कुछ इस तरह का भी कर्व आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आई एफ दर्शाते हैं और यहाँ दर्शाते हैं आई ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, एसी मोटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का उपयोग करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा एम्पलीफायर न्यूनतम निरूपण के साथ दिया गया लाभ उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वोल्टेज एम्पलीफायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। तो कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। तुल्यकालिक गति को क्या कहते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, जिसे हम एनएस से प्रदर्शित करते हैं। एनएस बराबर होता है 120 m/p। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सी मोटर में आधी कुंडलन वाइंडिंग की जाती है। तो छत के पंखे में की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी पिछली क्लास में करा रखा है। तो जितने भी नए छात्र इस क्लास से जुड़े हैं तो पिछली वाली जितनी भी क्लास है आप लोग उसे देख जाइएगा। ठीक है, सबको देख जाइएगा, उसी में से प्रश्न आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, चित्र में दिखाए अनुसार रोटरी स्विच का किस प्रकार का हैंडल डिजाइन दर्शाया गया है। तो यह है सिक्के का स्लॉट। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फ़ायदा है। तो एसी पावर ट्रांसमिशन का फ़ायदा यही है कि वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है और आसानी से स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं है, आप डीसी में वोल्टेज को स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे कार्य नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है वो लागू नहीं होता है डीसी सप्लाई पे।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, गेट का नाम क्या है? तो जैसा कि आप गेट देख रहे हैं, कुछ इस तरह का आपका गेट बना हुआ है। तो ये कौन सा गेट है? इसे कहते हैं एंड गेट। और आर गेट क्या होता है? जब आपको इस तरह का गेट मिले तो ये होता है आर गेट, ठीक है। और जब इस तरह का आपको गेट मिले तो ये होता है नॉट गेट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है? तो उसे कहते हैं थर्मोस्टेटिक स्विच। ऑप्शन नंबर 20 सही है। एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी है? तो एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने वाली एक मशीन है जिसे कहते हैं ट्रांसफार्मर, परिणामित्र, ठीक है। तो हिंदी में इसको परिणामित्र भी कहते हैं, जिसको हम MVA और KVA और VA में प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइन इंसुलेशन की सामग्री क्या है? तो लाइन इंसुलेशन में हम क्या यूज़ करते हैं? पोर्सलिन क्ले यूज़ करते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे छात्र जिनका CBT पेपर नहीं हुआ है और इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स हैं, तो बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे पड़ी हुई है, तो जा कर के अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी छात्रों का CBT पेपर नहीं हुआ है, जितनी भी क्लासें हमने कराई हैं, सारी क्लास आप लोग देख लीजिए। 100% श्योर पास तो होना ही होना है। अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो एक भी क्लास आप लोग मिस मत करिएगा। अपने दोस्त, भाई, बंधु सबको शेयर कर दीजिए, सबको पास करवाइए, ठीक है। तो सभी लोग पास होंगे तो अच्छा है ना यार, हमारे देश की तरक्की होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आप सबके लिए प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।